हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ इलास्टिक स्ट्रेन और व्हाट इज़ प्लास्टिक स्ट्रेन। अगर हम इलास्टिक स्ट्रेन की बात करें तो दिस इज़ आल्सो नोन एज द टेम्परेरी डिफॉर्मेशन। टेम्परेरी डिफॉर्मेशन। और अगर हम प्लास्टिक स्ट्रेन की बात करें दिस इज़ नोन एज द परमानेंट डिफॉर्मेशन। अगर हम लोड अप्लाई करने के बाद लोड छोड़ दे तो मटेरियल अगर ओरिजिनल शेप में आ जाता है तो उसे बोलते हैं इलास्टिक स्ट्रेन। तो जैसे कि हम बात करें, अगर मटेरियल की ओरिजिनल लेंथ ये थी और अप्लाइड लोड करने के बाद जो लेंथ होगी वो चेंज इन लेंथ ये होगी जब हमने लोड अप्लाई किया था पी, और जब हमने लोड हटा दिया तो अगर मटेरियल वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ जाता है एल, ठीक है, तो इस तरह की जो स्ट्रेन है उसे बोलेंगे इलास्टिक स्ट्रेन। और प्लास्टिक स्ट्रेन का मतलब है कि अगर एक बार अगर मटेरियल की लेंथ एल थी, अगर आपने उसको लोड अप्लाई किया मटेरियल में और जो लेंथ है अब वो हो गई एल प्लस डेल्टा एल ऑन एप्लीकेशन ऑफ लोड पी। जब आप लोड हटाओगे तो उसके बाद भी जो लेंथ है वो अब यही रहने वाली है, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गई है तो उसे बोलेंगे प्लास्टिक स्ट्रेन। ठीक है, तो ये टर्म आगे यूज़ होने वाली है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। सो दिस इज़ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इसमें वाई एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रेस लिया जा रहा है और एक्स एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रेन लेते हैं। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हमें डिस्कस करने रहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ए पॉइंट। ए पॉइंट इज़ द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब जो कर्व है वो हमारा ये रेड लाइन जो आपको दिखाई दे रही है ये कर्व है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। और जो आपके जोन बने ये अलग अलग जोन है जो कलर्ड आपको दिखाई दे रहा है। सो आपको जो कर्व स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाना रहेगा वो ये कर्व बनाना रहेगा। ओके, तो इस पर जो डिफरेंट पॉइंट्स मार्क हुए हैं तो इनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द ए पॉइंट लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सो दिस इज़ द पॉइंट ए, दिस इज कॉल्ड एज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इसलिए बोला जाता है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। अगर हम हुक्स लॉ की बात करें, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मीन्स इन दिस रीजन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग इस कर्व में जो यहाँ से हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो पॉइंट ए तक जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा स्ट्रेन के। जितना स्ट्रेन वेरी होगा उतना ही स्ट्रेस भी वेरी होगा। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ बी, दैट इज़ कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट। दिस इज़ द पॉइंट बी। अब पॉइंट बी को इलास्टिक लिमिट इसलिए बोला गया है कि इसी पॉइंट तक हम जो है अगर लोड हटा दें तो मटेरियल जो है वापस अपनी शेप रीगेन कर देगा। जो उसमें स्ट्रेन आई थी वो वापस ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट तक मटेरियल जो है इलास्टिक रीजन में वर्क करता है। तो ये जो रीजन है पर्पल वाला, दिस रीजन इज़ नोन एज इलास्टिक स्ट्रेन रीजन। ओके, उससे नेक्स्ट बात करते हैं अपर यील्ड पॉइंट पे। अब जो बी पॉइंट के बाद है, इस पॉइंट के बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर मटेरियल आपने थोड़ा सा लोड इंक्रीज़ कर दिया और इस पॉइंट के बाद, तो इस पॉइंट के बाद जो है हल्के से लोड की वजह से बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन आ गई, इसीलिए जो है ये कर्व ऊपर की तरफ सेटल हो गया और लास्ट में आप लोड अप्लाई भी नहीं कर रहे हो तो आपका जो स्ट्रेन है परमानेंट डिफॉर्मेशन उसमें आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो पॉइंट सी इज़ नोन एज द अपर यील्ड पॉइंट, यील्डिंग होगी इस पॉइंट तक। और दिस इज़ द लोअर यील्ड पॉइंट डी। कुछ मटेरियल्स में अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट एक ही जगह होते हैं, आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा अपर यील्ड पॉइंट है कौन सा लोअर यील्ड पॉइंट है। तो ग्राफ जो है मोस्ट ऑफ द मटेरियल के लिए जो मेटल्स हैं उनके लिए कुछ इस तरह से शो करेगा। अदरवाइज आप एक ही यील्ड पॉइंट देखने को मिलेगा आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ई। पॉइंट ई इज़ नोन एज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्योंकि ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ये हमने टेंशन टेस्ट में लिया है। तो इसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेस आपको मिलने वाला है वो इसी पॉइंट पे मिलने वाला है। मटेरियल जो मैक्सिमम स्ट्रेस झेल सकता है दैट इज़ द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो वो इसी पॉइंट को बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हम अल्टीमेट स्ट्रेस निकाल सकते हैं।
सिग्मा अल्टीमेट, और यील्ड पॉइंट पे हम निकाल सकते हैं, अपर यील्ड पॉइंट पे हमें मिलेगा यील्ड स्ट्रेस। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब जो मैक्सिमम स्ट्रेस का रीजन है वो हमारा ई पॉइंट है। ई पॉइंट के बाद जो मटेरियल है वो फ्रैक्चर की तरफ बढ़ता है, टूटने की तरफ बढ़ता है। तो जो ब्रेकिंग होने वाली है उससे पहले नेक फॉर्मेशन होगी वहाँ पे। नेक फॉर्मेशन में आपका जो मटेरियल है उसका एरिया किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रिड्यूस हो जाएगा और लास्ट में वहाँ से फ्रैक्चर हो जाएगा। तो पॉइंट एफ इज़ नोन एज द फ्रैक्चर पॉइंट। और यहाँ पर हम निकालते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस और ब्रेकिंग लोड। जहाँ मटेरियल ब्रेक हो गया तो इसी पॉइंट को हम ब्रेकिंग लोड पॉइंट भी बोलते हैं। ओके, इन पॉइंट्स का यूज़ हम डिज़ाइन पर्पस के लिए करते हैं। तो लेफ़्ट वाला जो रीजन हमने देखा, ये पर्पल वाला, ये हमारा जो है रीजन, ये इलास्टिक स्ट्रेन रीजन है। और जो हम बात कर रहे हैं ये वाला जो रीजन है ऑरेंज वाला, ये हमारा प्लास्टिक स्ट्रेन रीजन है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है प्लास्टिक स्ट्रेन रीजन इसको बोला जाएगा। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट हम क्लासिफाई करते हैं डक्टाइल मटेरियल एंड ब्रिटल मटेरियल। तो जो अभी हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा, इसी के बेस पे हम बात करेंगे डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल क्या होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि परसेंटेज एलोंगेशन। अगर परसेंटेज एलोंगेशन डक्टाइल मटेरियल में ग्रेटर देन 5% होती है, परसेंटेज एलोंगेशन इन ब्रिटल मटेरियल जो है वो लेस देन 5% होती है। ओके, अगर हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर फेलियर की बात करें तो यहाँ पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। जैसे ब्रेकिंग पॉइंट है वो एफ पॉइंट आपको प्लास्टिक रीजन के बाद मिला है, एंड पॉइंट पे प्लास्टिक रीजन के। तो लेकिन जब हम ब्रिटल मटेरियल की बात करें तो इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नेग्लिजिबल होती है। ओके, और नेकिंग फॉर्मेशन की अगर बात करें यहाँ पर डक्टाइल मटेरियल में, तो नेकिंग फॉर्मेशन होती है बिफोर फ्रैक्चर। लेकिन अगर हम ब्रिटल मटेरियल की बात करें तो यहाँ पर नेकिंग फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर क्रैक प्रोपेगेशन की बात करें तो क्रैक प्रोपेगेशन, अगर क्रैक आपको दिखाई दे तो वो प्रोपेगेट बहुत स्लोली प्रोपेगेट होगा और लास्ट में फेलियर तक पहुँचेगा। लेकिन अगर हम ब्रिटल मटेरियल की बात करें तो इसमें जो अगर आपको क्रैक दिखा दिखा तो फटाफट जो है प्रोपेगेशन हो जाएगी और जल्दी टूट जाएगा मटेरियल आपका। वार्निंग साइन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं एज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। मटेरियल फेलियर से पहले आपको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के साइन मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वार्निंग साइन मिलना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट पॉइंट है एसन कर्व। को स्ट्रेस वेरी कर रहा है, इस तरफ को स्ट्रेन वेरी कर रहा है, सेम यहाँ पर भी। तो अगर हम डक्टाइल मटेरियल की बात करें तो इसमें आपको, जैसे आपने ऐसा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अभी देखने को मिला, आपको कुछ वैसा ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल्स, और लास्ट में आपका फ्रैक्चर पॉइंट। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर ब्रिटल मटेरियल की तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज़ फेलियर। अगर डक्टाइल मटेरियल के फेलियर की बात करें तो फेलियर इन टेंशन जब होगा तो आपको कप एंड कोन फेलियर देखने को मिलेगा, शेयर फेलियर देखने को मिलेगा। और फेलियर प्लेन जो है वो 45 डिग्री टू द अप्लाइड लोड होगा, और रफ सरफेस होगा जो फेलियर का सरफेस है। और कप एंड कोन फॉर्मेशन, कप एंड कोन मीन्स जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, ये कप है ये कोन है, ठीक है। तो इस तरह से टूटेगा मटेरियल। तो पहले मटेरियल कैसे बिहेव करता है कि नेकिंग फॉर्मेशन, जो हम बात करें नेकिंग फॉर्मेशन, हल्के से नेक फॉर्म्ड होगी जहाँ पर जो है मटेरियल के डायमेंशन जो है क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत रिड्यूस हो जाएगा और लास्ट में आपको कुछ इस तरह का फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। और जो 45 एंगल की बात कर रहे हैं हम, जो ये प्लेन जो एंगल बना रहा है दैट इज़ 45 डिग्री। ओके, और अगर डक्टाइल मटेरियल के हम फेलियर इन कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन में जो है फेल बाय यील्डिंग होगा। फेलियर प्लेन जो है 90 डिग्री टू द अप्लाइड फोर्स होगा, और क्रैक फॉर्मेशन जो है पैरेलल टू द अप्लाइड फोर्स होगा। तो इसमें बल्जिंग आपको देखने को मिलती है, यील्डिंग आपको देखने को मिलेगी, इस तरह से मटेरियल जो है बल्ज हो जाएगा। और क्रैक फॉर्मेशन जो है वो इस तरह से क्रैक आपको फॉर्म्ड मिलेंगे यहाँ पे, और ये इसके अलोंग टूट जाएगा।
ओके। अगर हम ब्रिटल मटेरियल की बात करें तो ब्रिटल मटेरियल में जो है टेंशन में ब्रिटल मटेरियल बहुत वीक होता है और सेपरेशन ऑफ पार्टिकल की वजह से एट 90 डिग्री टू द लोड एट 90 डिग्री टू द लोड जो है ये आपका फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सरफेस आपको दिखाई दे रहे हैं ये सरफेस आपस में सेपरेट हो जाएंगे और जो ये प्लेन है ये 90 डिग्री टू द अप्लाइड लोड के 90 डिग्री है। ओके। और जब हम फेलियर इन कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन में जो ब्रिटल मटेरियल है वो फेल होता है एट 45 डिग्री टू द लोड डायरेक्शन। तो ये जो आपका सरफेस यहाँ पर दिखा है इस येलो सरफेस के अलोंग जो है शेयर हो जाएगा ये और 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये वाला जो प्लेन आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है दिस प्लेन विल मेक 45 डिग्री एंगल टू द दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके। So this was ductile and brittle material. Moving on to next, factor of safety. Factor of safety बहुत important पैरामीटर है in design application for structure engineers. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को FOS लिखा जाता है और दिस इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन अलाउएबल और वर्किंग स्ट्रेस। अगर आप कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हो जिसमें आप जो मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो कितना मैक्सिमम स्ट्रेस झेल सकता है, उसकी लिमिट क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो वो हम काउंट करेंगे मैक्सिमम स्ट्रेस। और अलाउएबल और वर्किंग स्ट्रेस जो आपने डिज़ाइन किया है डिज़ाइन स्ट्रेस वो हमारा ये स्ट्रेस होगा। ठीक है, जो डिज़ाइन स्ट्रेस रहेगा आपका। तो आप हमेशा जब भी डिज़ाइन करते हैं तो कुछ मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं कि ऐसा ना हो कि आपके स्ट्रक्चर में जो डिज़ाइन कंडीशन है वो मैक्सिमम स्ट्रेस तक पहुंच जाए। तो उसको उससे बचने के लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखते हैं, कुछ मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपने रखा रहता है। तो अगर हम बात करें डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल की, जैसे कि डक्टाइल मटेरियल में आपको कुछ एप्लीकेशंस में हम ब्रेकिंग स्ट्रेस की बात करेंगे, कुछ एप्लीकेशन में हम मैक्सिमम अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात करेंगे। तो कुछ केसेस में हमें यील्ड पॉइंट पर ही फेलियर ऑफ मटेरियल मिल जाएगा, तो कुछ कंडीशन में हम फेलियर उसी को मान लेंगे। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो वेरी करती रहती है। जैसे किसी केस में हम बात करेंगे कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है वो हमने चूज़ की है फॉर डिज़ाइन पर्पस और जो हमारा डिज़ाइन स्ट्रेस होगा वर्किंग स्ट्रेस होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। या फिर हम किसी केस में बात करेंगे FOS इज इक्वल टू यील्डिंग। अगर किसी मटेरियल की यील्डिंग हो जाए तो हम उसको फेलियर मान लेते हैं, तो उस केस में हम यील्ड पॉइंट स्ट्रेस जो है उसको ले लेंगे। और कुछ केसेस में क्या होता है कि हम यील्ड पॉइंट स्ट्रेस कैलकुलेट नहीं कर पाते, जो सिग्मा वाई है उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो उस केसेस के लिए हमें प्रूफ स्ट्रेस लेने की ज़रूरत पड़ती है। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी उस केस में सिग्मा प्रूफ स्ट्रेस अपॉन सिग्मा डिज़ाइन स्ट्रेस। तो इस फॉर्मूले से फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट किया जाता है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अगर हम प्रूफ स्ट्रेस की बात करें व्हाट इज़ प्रूफ स्ट्रेस, तो प्रूफ स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या है कि जैसे हम बात करें तो यहाँ पर कोई यील्ड पॉइंट नहीं पता है, लास्ट में आपको सीधा ब्रेकिंग पॉइंट मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप यील्ड पॉइंट निकालना चाहते हैं तो यील्ड पॉइंट निकालने के लिए क्या मेथड आप फॉलो करेंगे, तो स्ट्रेस जो है वो यहाँ पर वेरी कर रहा है सिग्मा और इधर स्ट्रेन वेरी कर रहा है। तो आपको एक पॉइंट P लेना है ऑन स्ट्रेन लाइन पे आपको पॉइंट P मार्क करना है और ये P जो है ये 0.1% ऑफ स्ट्रेन के डिस्टेंस पे लिया जाता है। कुछ केसेस में हम 0.2% भी लेते हैं जब बहुत कम स्ट्रेन हुआ हो मटेरियल में। टोटल स्ट्रेन जो है वो यहाँ तक मिलेगा आपको, दिस इज़ द टोटल स्ट्रेन। इसका 0.1% अगर लें तो इस पॉइंट पे हमें जो इनिशियल कर्व का जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है इनिशियल, इसके पैरेलल अगर हम लाइन लें तो उसके पैरेलल जो लाइन इस कर्व को कहाँ पर काटेगी, यहाँ से इस पॉइंट P से एक पैरेलल टू दिस कर्व लाइन लेनी पड़ेगी, वो जहाँ पर काटेगी उस पॉइंट को हम प्रूफ स्ट्रेस मान के चल पड़ते हैं। सो तो यहाँ से पॉइंट P से एक लाइन लेते हैं, जो इनिशियल स्ट्रेस है, इनिशियल जो इनिशियल कर्व है यहाँ पर उसी के पैरेलल हमने लाइन ले ली है। तो ये जहाँ पर भी काटेगी, इस पॉइंट पे काटा है इसने,
तो इस पॉइंट को हम प्रूफ स्ट्रेस पॉइंट भी बोलेंगे। और यहाँ से और इस पॉइंट पे हम सिग्मा प्रूफ स्ट्रेस जो हम निकाल रहे हैं वो हम निकालेंगे। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर जब हम लिखेंगे तो सिग्मा प्रूफ स्ट्रेस अपॉन सिग्मा डिज़ाइन और वर्किंग स्ट्रेस या अलाउएबल स्ट्रेस जो भी आप लेना चाहते हैं, तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम प्रूफ स्ट्रेस से कैलकुलेट करेंगे। और इस मेथड को हम ऑफसेट मेथड बोलते हैं टू कैलकुलेट प्रूफ स्ट्रेस बाय ऑफसेटिंग द स्ट्रेन। सो नेक्स्ट इज ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन। ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन को पढ़ने से पहले आपको फिर से एसन कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो अभी तक आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ा वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन है, लेकिन ट्रू कंडीशन में ट्रू ग्राफ जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट बनता है। सो लेट्स सी। सो जो ट्रू कर्व है वो ये ब्लू वाली लाइन ये शो कर रही है। तो इनिशियली इलास्टिक रीजन तक जो है बिल्कुल सेम चलता है दोनों स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व, लेकिन जो ट्रू कर्व है वो हमारा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है आफ्टर इलास्टिक रीजन। दिस इज़ द ट्रू कर्व और दिस इज़ द इंजीनियरिंग कर्व। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको समझते हैं कि जो हमारा इंजीनियरिंग कर्व है इसमें जो हमने टेंसाइल टेस्ट किया है ऑन डक्टाइल मटेरियल, तो उसमें जो मटेरियल है वो ऐसे बिहेव कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास मटेरियल है, उसमें आपने टेंशन फोर्स लगाई पी, उसके बाद मटेरियल में एलोंगेशन आनी स्टार्ट हुई, लेंथ चेंज हुई, फिर उसके बाद जो है आपकी नेकिंग फॉर्मेशन स्टार्ट हुई और लास्ट में आपके पास जो मटेरियल है वो ब्रेक हो जाता है इन केस ऑफ कप एंड कोन टाइप ऑफ फ्रैक्चर में। तो इस तरह से मटेरियल ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर जब हम इंजीनियरिंग कर्व लेते हैं तो इंजीनियरिंग कर्व में जो हम स्ट्रेस निकालते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू पी अपॉन एरिया। जो एरिया है वो ओरिजिनल एरिया ही लिया जाता है, जो यहाँ पर एरिया था ओरिजिनल एरिया बिफोर अप्लाइंग द लोड, तो वो एरिया लिया जाता है। और जो स्ट्रेन हम निकालते हैं जनरल, वो हम टोटल स्ट्रेन जो चेंज इन स्ट्रेन आई है अपॉन ओरिजिनल स्ट्रेन लेते हैं। तो जो यहाँ पर ई निकालते हैं दैट इज़ डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये जो वैल्यू हम यहाँ पर लिए, तो जो एरिया लिया है वो ओरिजिनल एरिया है और जो यहाँ पर लेंथ ली है वो ओरिजिनल लेंथ ली है। ओके, लेकिन जब हम ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हम जो ये ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन वाला जो कर्व हमने बनाया वाली लाइन से, तो ब्लू वाली लाइन में जो आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है आफ्टर इलास्टिक रीजन, तो वो डिफरेंस क्या शो करता है, वो ये शो करता है कि जो हम एरिया लेते हैं इन केस ऑफ ट्रू स्ट्रेस कैलकुलेशन ट्रू कर्व में, तो वो एरिया हम इंस्टेंटेनियस एरिया लिया जाता है। तो यहाँ पर जब हम ट्रू स्ट्रेस निकालते हैं सिग्मा ट्रू, दैट विल बी इक्वल टू जो फोर्स अप्लाई हो रही है और जो एरिया है दैट एरिया इज़ इंस्टेंटेनियस एरिया। इंस्टेंटेनियस एरिया का मतलब क्या है, जैसे हम यहाँ पर कंडीशन देखें तो यहाँ पर स्ट्रेचिंग हो रही है और जो एरिया है वो हमारा एरिया जो है वो चेंज हो गया है, अब रिडक्शन इन एरिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर और एरिया रिड्यूस हो जा रहा है, नेकिंग में और एरिया रिड्यूस हुआ है। तो जब हम ट्रू स्ट्रेस लेते हैं तो ट्रू स्ट्रेस में हमारा जो एरिया है वो हमारा इंस्टेंटेनियस एरिया बहुत कम हो जाता है, इसीलिए स्ट्रेस जो है यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाता है और लास्ट में आपका फ्रैक्चर मिलता है। हम स्ट्रेस निकालेंगे तो स्ट्रेस के लिए हम जो एरिया लेने वाले हैं वो इंस्टेंटेनियस लेंगे, जो उस टाइम पर उस टाइम फ्रेम पे जो एरिया होगा एक्चुअल स्पेसिमेन का, वही एरिया यहाँ पर काउंट किया जाएगा टू कैलकुलेट द ट्रू स्ट्रेस। वैसे ही हम बात करें स्ट्रेन की, तो स्ट्रेन में जो यहाँ पर ले रहे हैं ओरिजिनल लेंथ वो फिक्स्ड है। अब यहाँ पर हम जब हम ट्रू स्ट्रेन की बात करते हैं तो ट्रू स्ट्रेन में हम इंक्रीमेंट लेते हैं कि यहाँ पर लेंथ अब कितनी होगी और इससे आगे लेंथ जो चेंज होगी तो इंस्टेंटेनियस लेंथ ली जाएगी। तो यहाँ पर लेंथ कितनी है वो चेक किया जाएगा हर एक पॉइंट पे। तो वो लेंथ जो है हम चेक करेंगे और यूज़ करेंगे इन केस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ
टू स्ट्रेन। तो यहाँ पर जो टू स्ट्रेन है उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हुए एज इंक्रीमेंटल चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल E1, E2, E3 और लिमिट की एप्लीकेशन यूज़ करके हम लास्ट में इसका फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टू स्ट्रेस का फार्मूला है वो कैलकुलेट होके जो आता है दैट इज़ द फंक्शन ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। तो ये फार्मूला हमारा आता है टू स्ट्रेस का फार्मूला। और जब हम बात करते हैं टू स्ट्रेन की तो टू स्ट्रेन का फार्मूला हमारा होता है नेचुरल लॉग एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और इसको हम लिख सकते हैं एज फंक्शन ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रेन। तो ये फार्मूला हमारा टू स्ट्रेन के लिए काउंट होता है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।